नमस्कार, मैं सवार भूमिश रोहित शर्मा। मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसके साथ ही इस बात की घोषणा की जा सकती है कि माओवादियों के द्वितीय पीढ़ी के जो माओवादी थे उनका कार्यकाल या उनका जो योगदान था अब समाप्त हो गया है। अमित शाह ने 31 मार्च 26 तक डेडलाइन दिया था माओवादियों को समाप्त करने का, लेकिन उस डेडलाइन को पार करते हुए मिसिर बेसरा साफ तौर पर परसों तक रहे और द्वितीय पीढ़ी के माओवादियों का नेतृत्व करते रहे। माओवादियों के पूरे आंदोलन को समझने के लिए आपको ये महसूस करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा कि माओवादियों का कार्यकाल कैसा था। इसको समझने के लिए आसान तरीका है माओवादियों के प्रथम पीढ़ी और माओवादियों की दूसरी पीढ़ी और माओवादियों की तीसरी पीढ़ी। माओवादियों की पहली पीढ़ी को आप 1967 से लेकर के 1972 तक अवधि को आप देख सकते हैं। दूसरी पीढ़ी को आप 1975 से लेकर के 2026 तक का अवधि आप देख सकते हैं। इसके बाद शुरू होता है माओवादियों के तीसरी पीढ़ी का कार्यकलाप। ये पूरी प्रोसेस को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और जैसा कुछ पूर्व माओवादियों से जब बात हुई थी तो उनसे भी जो समझदारी बनी थी उसके आधार पर हम इन माओवादियों की गतिविधियों को और उनके कार्य अवधि को समझने का प्रयास करेंगे और इस जानने की कोशिश करेंगे कि माओवादी के आंदोलन का नया दिशा क्या होगा और क्या वो कर सकते हैं, क्या वो करेंगे, सत्ता किस तरह से उनसे लड़ेगी। आइए तो इस पर बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि माओवादियों की वस्तुगत हालात को जो आज की तारीख में वो यहाँ पर कर सकते हैं या कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, माओवादियों के दूसरी पीढ़ी का नेतृत्व लगभग समाप्त हो गया है मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी के साथ ही। और ये कोई आश्चर्यजनक बात भी नहीं था। जो हालात बन गई थी, जिस तरह से माओवादियों के शीर्ष नेतृत्व में एक हिस्सा सरेंडर कर देता है सरकार की तरफ और उनके अच्छे दिन चले जाते हैं, दूसरा नेतृत्व का वह हिस्सा है जो कि लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं और तीसरा नेतृत्व का वो हिस्सा है जो गिरफ्तार होकर के जेल के सलाखों के अंदर बंद कर दिए जाते हैं। सरकार जैसा कि तय कर रही थी कि माओवादियों के नेतृत्व को समाप्त कर दो, पूरी पार्टी समाप्त हो जाएगी, लेकिन माओवादियों के आंदोलन नेतृत्व से तय नहीं होता क्योंकि समस्या देश के आम जनता की है। तो लड़ाई भी देश के आम जनता ही कर रही है। नेतृत्व की भूमिका बहुत ज्यादा नहीं तय होता है क्योंकि लड़ाई ग्राउंड पर है, लड़ाई लोगों के जीवन में है। सरकार जिस तरह से लोगों के जीवन को नष्ट भ्रष्ट और पतित बना रही है, उसको किसी भी हालात में शिक्षा रोजगार से वंचित कर रही है, ऐसे हालात में लोगों की ये मजबूरी है, उसे लड़ना ही पड़ेगा। नेतृत्व चाहे जिस किसी का मिल जाए वो लड़ेगा ही। ये हालात इस देश में आम जनता की सरकार ने बना दी है। नेतृत्व माओवादियों पर इतना निर्भर क्यों करता है, जनता माओवादी पर निर्भर क्यों करती है? इसलिए करती है कि माओवादी ही वह तबका है या माओवादी नेतृत्व ही वह रास्ता है जिसको कि माओवादी मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद के नाम से बताते हैं। जिस तरीके से चल करके देश के मजदूर किसान युवा अपनी समस्याओं का बेहतर हल निकाल सकता है। अपेक्षाकृत माओवादियों का नेतृत्व योग्य और ज्यादा जनता के प्रति समर्पित होते हैं, इसलिए माओवादियों के नेतृत्व से उम्मीद की जाती है कि वह आंदोलन को अंत तक ले जाएंगे। लेकिन माओवादी आंदोलन के नेताओं के अंदर भी जिस तरह से प्रवृत्तियां पैदा होती है, अवसरवादी नेतृत्व पैदा हो जाता है, जैसा कि मनोज वेणुगोपाल राव को आपने देखा, रुपेश को आपने देखा, बलराज को आपने देखा, ऐसे नेतृत्व जब पैदा हो जाते हैं निश्चित तौर पर आंदोलन
पर उसका असर पड़ता है। और लेकिन इस सब के बावजूद जनता की समस्या है, इसलिए जनता लड़ेगी ही लड़ेगी, नेतृत्व चाहे जिस किसी का भी मिल जाए। हाँ, नेतृत्व अगर भ्रष्ट है, अवसरवादी है, तो वो कुछ दूर तक नेतृत्व आंदोलन को भटका जरूर सकते हैं, जैसा कि 26 में दिखा है आपको, इन 2 सालों में 25-26 में, जबकि पूरे पूरे माओवादी नेतृत्व को लगभग ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन समस्या जनता की है, इसलिए रास्ते भी जनता को ही तय करना पड़ेगा। नेतृत्व ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है इस संदर्भ में कि नेतृत्व आंदोलन को नेतृत्व खत्म हो जाए तो आंदोलन खत्म हो जाएगी, इस संदर्भ में। तो फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दूसरी पीढ़ी के माओवादी खत्म कैसे हो गए। जैसा कि मैंने कुछ पुराने माओवादियों से या पूर्व माओवादियों से बातचीत किया था, उनसे जो मुझे समझदारी बनी, उससे जो मुझे समझ में चीज आया, वो इस तरह से था। प्रथम पीढ़ी के माओवादी जो 1967 से लेकर के 1972 तक के अवधि में रहे, 72 इसलिए कह रहे हैं कि 72 में ही सीपीआई माओवादी के प्रथम महासचिव जो कि चारू मजूमदार थे, उनकी शहादत होती है। पुलिस उनको जेल के अंदर या लॉकअप में मार डालती है, और उनके साथ ही प्रथम नेतृत्व समाप्त हो जाता है। प्रथम नेतृत्व जो माओवादियों का था, वो काफी ज्यादा ईमानदार, सैद्धांतिक, और जिसको कि आप अगर अरविंद केजरीवाल की भाषा में कहें तो कट्टर ईमानदार वाली उनकी छवि थी। 5-5 रुपया के लिए 2-2 रुपया करके वो जो है बचाते थे और पूरे अपने कार्यक्रम पर फोकस करते थे। पार्टी के आदेश पर अपनी जान निछावर कर देते थे, और पार्टी अगर चाहती थी जेल से निकलने के लिए बेल नहीं लेना है तो वो लोग बेल नहीं लेते थे, और जेल के अंदर ही लड़ते लड़ते मर जाते थे, या फिर जेल तोड़ के बाहर निकलते थे, या फिर अगर नहीं संभव हो पाया, अगर जेल के अंदर सजा काट करके वो निकलते थे। ऐसे लोग भी हैं, देखे गए और बार बार देखे गए। 16 माओवादियों नक्सलवादी 70 के दशक में भागलपुर के कैंप जेल से के तृतीय खंड से निकलकर भागे थे। 16 से अधिक भागे थे, लेकिन 16 माओवादी मारे गए थे उस उनकी भागने के प्रोसेस में। भाग तो गए थे, लेकिन रास्ता पता न होने की वजह से उनको घेर लिया गया और 16 माओवादियों को उस दौर में मार डाला गया था। ये भी एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है, ऐतिहासिक चीज है। ऐसे माओवादी जो कि प्रथम पीढ़ी के माओवादी थे, ऐसे ईमानदार थे, ऐसे कट्टर थे। उसी कट्टरता का एक दूसरा पहलू ये भी देखा जाता है, जब वो किसी जमींदार को या किसी को हत्या करते थे, तब वे उसकी हत्या के पश्चात उसके जेब में जितने रुपये होते थे, वो रुपये को निकाल करके उसके चेहरे पर छींट देते थे, फेंक देते थे। उसके सोने चांदी के जो भी जेवरात रहते थे, गले में हार वगैरह पहना करते थे, उसको वो छूते भी नहीं थे, घड़ी वगैरह छूते भी नहीं थे, और उनको मार करके चल देते थे। पुलिस भी आश्चर्यचकित होती थी कि आखिर इसकी हत्या क्यों की गई, क्योंकि लोग अक्सर पैसे के लिए, सोना के लिए हत्या करता है किसी का, लेकिन इसने तो हत्या भी किया और पैसा भी उसके चेहरे पर फेंक करके चला गया। ये माओवादियों की वो प्रथम पीढ़ी थी जो अत्यंत ही ईमानदार और सैद्धांतिक भी थे, लेकिन व्यवहारिक नहीं थे। व्यवहार में कई चीजों को वो समझ नहीं पाते थे, लेकिन अपनी ईमानदारिता और सैद्धांतिक समझ के स्तर पर पूरी तरह से समर्पित थे, और उसके लिए अपनी जान तक उन्होंने गंवा दी, या जेलों के अंदर सड़ करके मर गए, या लड़ते हुए मारे गए। ये प्रथम पीढ़ी के माओवादी थे जिनकी ईमानदारिता पर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता, कोई नहीं उठा सकता। और यही वो प्रथम पीढ़ी था जिन्होंने पहली बार देश के अंदर में इस विभाजन को जन्म दिया था कि कौन बेईमान है, कौन ईमानदार है, कौन बेईमानी के साथ जनता को लूटने के लिए सामने आ रही है, और कौन ईमानदारी के साथ जनता के साथ मिलकर के संघर्ष कर रहे हैं। व्यवहारिक नहीं थे, इसलिए उनका मात्र 5 साल के अंदर ही पतन हो गया, या यूं है उनको भारत सरकार ने काट करके गाजर मूली की तरह फेंक दिया। आंकड़े बताते हैं कि मात्र 70-71 के मात्र 1 साल के अंदर 20,000 बंगाली युवाओं की भारत सरकार ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, या क्रूरतापूर्वक उनको
लॉकअप में हत्या कर दिया था, जिसमें उनके एक महासचिव सर मजूमदार भी शामिल थे। ये प्रथम पीढ़ी का दुखद दर्दनाक अंत था। इसकी कल्पना शायद की होगी, लेकिन हकीकत यही था कि प्रथम पीढ़ी के माओवादी बेहद ईमानदार सैद्धांतिक होने के बाद भी व्यवहारिक नहीं थे, इसलिए उनके जल्दी ही मात्र 5 साल के अंदर ही वे समाप्त हो गए। माओवादियों की दूसरी पीढ़ी जो लगभग 1975 ईस्वी से लेकर के 2026 तक के कार्यकाल को संभाले, ये दूसरी पीढ़ी के माओवादी जो थे ज्यादा सैद्धांतिक और ज्यादा व्यवहारिक भी थे, ईमानदार भी थे, लेकिन कई सारी समस्याओं से ग्रस्त भी थे। ये पीढ़ी आमतौर पर जनता के बीच जाते थे, उन समस्याओं को सुनते थे और समस्याओं को हल करने के तरीके पर विचार करते थे और हल भी करते थे। ये पीढ़ी काफी ज्यादा व्यवहारिक होने के साथ ही सैद्धांतिक भी काफी थे और ईमानदार भी काफी थे। यही कारण है कि दूसरी पीढ़ी के माओवादियों ने पूरे आंदोलन का नेतृत्व लगभग 46 सालों तक इन्होंने किया। 1975 से लेकर के 2026 तक इन्होंने नेतृत्व दिया माओवादी आंदोलन का। और इस प्रोसेस में इतना लंबा वक्त इन्होंने नेतृत्व दिया और जनता के आंदोलन को संभाला, आंदोलन को नेतृत्व दिया, जनता की समस्याओं को हल किया। और इसका श्रेय जाता है इनके अत्यंत व्यवहारिक और सशक्त सैद्धांतिक तौर पर देखा जा सकता है इनको है। यही कारण है कि माओवादियों की दूसरी पीढ़ी भारत के इतिहास का सबसे लंबा संघर्ष चलाने में कामयाब रहे। 26 के बाद एक तीसरी पीढ़ी का माओवादी पैदा होते हैं, ये नेतृत्व में आते हैं और वो नेतृत्व को और ज्यादा व्यवहारिक और ज्यादा कट्टरता के साथ, ईमानदारिता के साथ और ज्यादा सशक्त तरीके से चीज को रखते हैं, नेतृत्व करते हैं। इसका उदाहरण आप सीपीआई माओवादी के केंद्रीय कमेटी के अधीन काम कर रहे एनसीसी नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी में आप इसको देख सकते हैं। इनकी आक्रामकता को देख सकते हैं, इनके सैद्धांतिक प्रतिबद्धता को देख सकते हैं और इनके कार्य करने के तौर तरीकों को देख सकते हैं। आप अगर हैं तो आपको साफ तौर पर दिखेगा कि माओवादियों की तीसरी पीढ़ी कितनी सशक्त, कितने ईमानदार, कितने ज्यादा व्यवहारिक और हर चीज पर आक्रामक नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये 3 गुण जो माओवादियों की 3 पीढ़ी के अंदर दिखाई पड़ा है, ये तीनों चीज अगर हम अपने माओवादियों के नेतृत्व के सबसे बड़े लीडर्स की बात करें हम अगर, तो वो लेनिन थे, जिनका हम लेनिनवाद नाम से जिक्र किया है। लेनिन में ये तीनों गुण एक ही पीढ़ी के अंदर मौजूद था। लेनिन अपने कार्यकाल के दौरान जिस ईमानदारिता, जिस कट्टरता, जिस सैद्धांतिक प्रतिबद्धता और जिस आक्रामकता के साथ उन्होंने संघर्ष किया था, लेनिन में ये तीनों ही पीढ़ी के गुण एक साथ समाहित थे। भारत में माओवादियों का दुर्भाग्य रहा है कि माओवादियों के जो लेनिन के अंदर ही एक ही पीढ़ी के अंदर तीनों गुण समाहित थे। भारत के माओवादियों में यह तीनों गुण 3 अलग अलग कालखंड में बट गया। यह भारत का दुर्भाग्य इसको आप कह सकते हैं। लेकिन जैसा कि लोग कहते हैं, विद्वान बताते हैं कि शासक वर्ग अपना शत्रु खुद चुनता है और शासक वर्ग के जैसा क्षेत्र होता है, आंदोलन जो विपक्ष में होता है या कंकाई संघर्ष जो है, उसके ही तरह वो भी अपने आप को ढाल लेता है या उसी तरीके से संघर्ष करता है। तो हम इन तीनों पीढ़ी को कैसे देखें? ऐसे देखें। 1967 के जो माओवादी थे या उस दौर के जो भारत सरकार थी जिसके खिलाफ माओवादी लड़ रहे थे, वे भी 1947 के अंग्रेजी गुलामी के खिलाफ लड़ते हुए एक ऐसी पीढ़ी थी जो थोड़ा ईमानदार थी। उसका एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड था। वो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष करते हुए आए थे।
ये अलग बात है कि उसका जो तौर तरीका था वो अलग था या उसका सैद्धांतिक चीजें अलग थी, लेकिन मूलतः वो लोग ईमानदार इतने थे जरूर, जो कि भारत में इतना पतन नैतिक रूप से नहीं था जो कि आपको आज दिख रहा है। तो ये लोग बेहतर थोड़ा थे, प्रोग्रेसिव थे, नेहरू वगैरह का बैकग्राउंड लेकर के, या फिर आप समझ सकते हैं उस दौर में जो कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया था, भगत सिंह का जलवा था, आजाद का जलवा था, या फिर यूं कहें कि ऐसे लोग थे कांग्रेस के अंदर में भी जिन्होंने कि देश के लिए खून बहाया था, जेल के सलाखों के अंदर अपना दम तोड़ा था, या फिर बाहर में लड़ते हुए मारे गए थे, या फिर उस दौर के नेतृत्व से बाहर आए थे। यही कारण है कि संघ उस दौर के माओवादी थे वह भी उसी तरीके के थे, उससे बेहतर थे, उससे ज्यादा लड़ रहे थे। तो दुश्मन ने अपना नेतृत्व जो होता था दुश्मन, उसके हिसाब से ही जो जनता का नेतृत्व होता है वो भी लगभग उसका ही होता है, क्योंकि ये भी जनता से ही आते हैं, वो भी जनता से ही इसी तरह से निकल के आगे आते हैं। लेकिन यही कारण है कि मात्र 5 साल के अंदर ही ये भी समाप्त हो गए, और फिर भारत की सत्ता थी वो भी निर्मूलन हो गया, या उसका भी अंत उसी तरीके से नैतिक पतन के रूप में धीरे धीरे बढ़ता चला गया। दूसरी पीढ़ी के जो माओवादी थे वे 75 के आंदोलन से भी प्रभावित थे, और उस दौर के शासक वर्ग भी थोड़ा जनता के प्रति कम लिबरल तो जरूर थे, लेकिन आज के दौर से थोड़ा बेहतर थे। उस दौर के माओवादी जो थे उसी हिसाब से वो भी चले थे, शासक वर्ग भी उसी हिसाब से था। इतना पतित वो भी नहीं था, क्योंकि उस दौर में भी कांग्रेस का था या फिर जनता पार्टी की आप बोल सकते हैं का चीज था, लेकिन नंगे चिट्टे डॉक में वो चीज उतनी सामने नहीं था। इस कारण की माओवादियों के नेतृत्व में भी उतने पतित लोग जो थे नहीं थे, और जो कि आपको बाद 26 में दिखा पतित होने का एक कार्यकाल, जिसमें कि वेणुगोपाल राव या और रुपेश वगैरह का, बलराज वगैरह का जिक्र आता है। तो दोनों का जो करैक्टर था लगभग सेम था, मतलब समान था। यही कारण है कि माओवादी का नेतृत्व भी ईमानदार था, सैद्धांतिक था, और कई चीजों को बेहतर वो कर पाए थे। यही कारण लंबा समय तक वो अपने नेतृत्व को, आंदोलन को चला भी पाए थे। तीसरा कार्यकाल भारत सरकार, अगर माओवादियों को देखिए अगर आप, तो लगभग आपको सीपीआई माओवादी के अंदर, जैसा कि मल्लजुल्लाह वेणुगोपाल राव ने कहा था, 11 से ही हमारे अंदर पीछे हट की स्थिति पैदा हो गई थी। तो भारत सरकार के अंदर भी 11 से ही आरएसएस का प्रभाव बढ़ रहा था, जिससे अछूता माओवादी आंदोलन का नेतृत्व भी नहीं रहा। जिस तरीके से 11 से धीरे डिक्लाइन होता है भारत सरकार की नैतिकता का, और 14 में मोदी सरकार आरएसएस सत्ता में आती है, और जिस तरह से कांग्रेस के पीछे एक इतिहास था, आंदोलन का इतिहास रहा हो, जेल में लड़ने का अधिकार का मसला रहा हो, या फिर लड़ते हुए जान गंवाने का मसला रहा हो, वह आरएसएस के साथ बिल्कुल नहीं था, उल्टा था। आरएसएस मतलब एक ऐसी सत्ता भारत में प्रादुर्भाव दम लेती है, सत्ता आती है सामने भारत सरकार के अधीन, जो कि बिल्कुल ही अनैतिक था, जिसका भारत के आंदोलन में कोई इतिहास नहीं था, कोई रोल नहीं था, बल्कि उनका गद्दारी का इतिहास रहा था। यही आरएसएस के कुनबे थे, गद्दार थे, जिन्होंने भगत सिंह को फांसी पर लटकाया। यही वो कुनबा था जिसने कि देश का बंटवारा किया। यही वह कुनबा था जिसने गांधी का हत्या किया। यही वह कुनबा था जिसने कि चंद्रशेखर आजाद जैसे भगत सिंह के कमांडर का जासूसी करा करके हत्या करवाया था। तो इसका इतिहास इतना गलीज और पतित था। वह इतिहास लेते हुए 14 में भाजपा आरएसएस सत्ता में आती है मोदी के नेतृत्व में। इस बात को और तरीके से समझना चाहिए कि यह इस सत्ता इतना अनैतिक था, इसका इतिहास बलात्कारियों का एक गर्व हुआ करता था। अगर सावरकर जो आरएसएस का एक थिंकर हुआ करता था या उससे जुड़ा हुआ था, उसका मानना था
बलात्कार एक हथियार है। लोग बताते हैं सावरकर बलात्कार के केस में ही जेल के अंदर में बंद हुआ था, अंग्रेजों ने उसको जेल के अंदर डाला था। ये मसला था जो कि स्त्रियों के प्रति आरएसएस का रुझान बताता है। तो ऐसी सत्ता जो स्त्री विरोधी, युवा विरोधी, देश विरोधी, या यूं कहे कि वो तमाम महंतों का विरोधी, खून पिपासु और गद्दारों का एक समूह था, जो कि 14 में सत्ता में आती है। 11 से उछाल बढ़ना शुरू हुआ, 14 में सत्ता में आता है। मनोज वेणुगोपाल राव ने कहा था 11 से पार्टी डिक्लाइन में गई, और वह जो है 11 ईस्वी से बदलना वो भी शुरू हो गया। यानी उसके अंदर का जो ब्राह्मणवाद था उफान मारने लगा, जैसे कि भारत सत्ता के अंदर ब्राह्मणवाद उफान मारने लगा। दोनों में एक तालमेल दिखता आपको कहीं न कहीं है। यही कारण है धीरे धीरे बढ़ता हुआ ये आंदोलन, विशाल माओवादी आंदोलन डिक्लाइन की ओर जाता है, और उसी तरीके से पतित लोग माओवादी आंदोलन के अंदर भी जुड़ने भी लग जाते हैं, जो कि फ्री सेक्स या फिर तमाम तरीके की अनैतिक गतिविधियों को संचालित करते हैं, प्रसारित करते हैं, जिसके खिलाफ आज सीपीआई माओवादी एनसीसी कमेटी लगातार संघर्ष कर रही है और आक्रामक तरीके से लड़ रही है। परिणामतः 14 के बाद जिस अनैतिक सत्ता का जन्म होता है, उसका प्रभाव माओवादियों के अंदर भी कहीं न कहीं पड़ता है, और 25 आते आते माओवादी का एक खेमा सीधे शासक वर्ग से मिल जाता है, बल्कि यूं कहे कि 22-23 से ही मिलना शुरू हो जाता है, और यह लोग माओवादी संघर्ष आंदोलन के आड़ में अपना उल्लू सीधा करने लगते हैं, शासक वर्ग के साथ मिल जाते हैं। ये लोग जो कि माओवादी आंदोलन से गद्दारी करके सरकार के साथ मिल जाते हैं, छद्म भेष में माओवादी में घुसे रहते हैं, और एक एक कर माओवादी के नेताओं को जो मजबूत थे उनको बुला करके उनकी हत्या करवा दी जाती है। जैसे मोडम बालकृष्णन, चलपति, कट्टा राजू जैसे तमाम लोग थे, इनकी हत्या किया गया। वासव राज जैसे भारत के महासचिव की हत्या भी यही गद्दारों ने, इन्हीं अवसरवादियों ने, इन्हीं फ्री सेक्स वालों ने करवाया था। और इस तरह से धीरे धीरे चलते हुए यह आंदोलन का नेतृत्व 26 तक मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी के बाद ही द्वितीय पीढ़ी के माओवादी आंदोलन के नेताओं का अंत हो जाता है, और इस तरह से भारत की अनैतिक सत्ता के सामने ये नैतिक लोग टिक नहीं पाते हैं, या ये ज्यादा सॉफ्ट लोग टिक नहीं पाते हैं। मुझे याद है मैं पिछले दफा एक माओवादी के पोलिट ब्यूरो सदस्य प्रभात कुमार का इंटरव्यू लिया था। ये कितने नैतिकवान लोग थे, माओवादी की दूसरी पीढ़ी के नेतृत्व, इसको समझने का सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको, जो मैंने देखा। प्रभात कुमार सीपीआई माओवादी पोलिट ब्यूरो सदस्य थे या हैं, और इनसे जब हमारी बात हो रही थी, 88 साल की उम्र होने के बाद भी कितना ऊर्जावान है, इन्होंने पूरी ताकत से बात रखा, और बात रखते क्रम में एक जगह गुस्से में वो साला शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं। इस शब्द के इस्तेमाल के बाद जब इंटरव्यू समाप्त होता है, लगभग 1 घंटे का इंटरव्यू है, उसको आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। उसमें प्रभात कुमार मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि साला शब्द जो हमने इस्तेमाल किया है इसको हटा दीजिएगा। हालांकि मैंने ऐसा किया नहीं, वो इंटरव्यू में एज इट इज रखा हुआ है, लेकिन इतना आत्मग्लानि हुआ कि हमने साला शब्द का इस्तेमाल कर दिया, लोग सुनेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ऐसे नैतिकवान लोग सीपीआई माओवादी के द्वितीय पीढ़ी के अंदर मौजूद है, जिनका कि मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी के साथ ही समाप्त हो गया दूसरी पीढ़ी के नेतृत्व था। ये नैतिकवान लोग एक अनैतिक सत्ता के सामने नहीं टिक पाए, समाप्त कर दिए गए। और अब उसके बाद नेतृत्व का तीसरी पीढ़ी सामने आता है, जो कि सीपीआई माओवादी की नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी के नाम से
प्रसिद्ध है और दुनिया उनको इसी नाम से जानती है। और जिस ताकत के साथ ये संघर्ष कर रहे हैं, इसमें आपको झलक जैन जी के आंदोलन, जो छात्र आंदोलन हुआ था, उससे दिख जाएगा आपको। नेतृत्व का सवाल, और जिस तरीके से कि भारत की जो दूसरी पीढ़ी की कार्यकाल से समझने का एक अच्छा उपाय यह भी है, भारत की सरकार किस तरीके से पतित हुई है, इसको समझने का एक और मसला है न्याय प्रक्रिया। यह न्यायालय कितना पतित हुई है आरएसएस संरक्षण में कि अब इसके यहां से फैसले आने लगे हैं। क्या फैसले आने लगे हैं? फैसले आने लगे हैं कि लड़कियां 21 साल से पहले शादी नहीं कर सकती, शख्स जरूर कर सकती है, और बच्चे ना हो इसके लिए जो है वो कंडोम का इस्तेमाल या अन्य गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल वो कर सकती है। ये कोर्ट का फैसला है। कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का, पटना के हाई कोर्ट का, कि जब लड़कियों के ब्रेस्ट को दबाना या उसका पैंट का नारा खोलना अपराध नहीं है। इस न्यायपालिका के अंदर से घोषणा आने लगी है कि जब तक पुरुष का लिंग स्त्री के योनि में प्रवेश नहीं करता है और पूरा क्रिया नहीं कर लेता है, तब तक जो इसको बलात्कार की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। तो आप देख रहे हैं एक सत्ता किस तरह से पतित होती है जब अनैतिक लोग सत्ता में चले आते हैं। समाज का जो मोटिव होता है या उसका जो चरित्र होता है, सत्ता का भी चरित्र बनता है, और सत्ता के चरित्र के हिसाब से जनता का भी चरित्र बनता है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करता है। तो ऐसे अनैतिक लोग जो कि सेक्स फ्री की बात करते हैं, जो इतने अश्लील तरीके से बलात्कार को सुचिता प्रदान करते हैं या उसको जस्टिफाई करते हैं, और सेंगर जैसे बलात्कारियों का या फिर ब्रजभूषण जैसे बलात्कारियों का सीधे सीधे पक्ष में ये कोर्ट खड़ी हो जाती है, सरकार खड़ी हो जा रही है। रेप पीड़िता को ही जेल के अंदर डाला जाता है, रेप पीड़िता को ही जला दिया जाता है, उसकी डेड बॉडी को रात के अंधेरे में केरोसिन तेल के साथ, जो आपने उत्तर प्रदेश में देखा। ये ऐसी अनैतिक सत्ता है। और माओवादियों के अंदर भी ऐसे लोग घुस गए जो कि फ्री सेक्स की बात करते हैं, बलात्कार को जस्टिफाई, प्रगतिशीलता के नाम पर जस्टिफाई करते हैं। सीमा आजाद विश्वविजय जैसे पतित लोग इसी का एक नतीजा है, जिसके खिलाफ सीपीआई माओवादी एनसीसी कमेटी लगातार संघर्ष कर रही है, लड़ रही है, और उसके खिलाफ मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ये दूसरी पीढ़ी के नैतिकता का पतन दिखाता है आपको, और शासक वर्ग के नैतिकता का पतन दिखाता है। शासक वर्ग और शत्रु खुद चुनता है। कार्ल मार्क्स ने कहा था, मजदूर आंदोलन या फिर मार्क्सवाद संभव नहीं होता अगर पूंजीवाद मजदूर वर्ग को पैदा न करता। मतलब पूंजीवाद ने अपना दुश्मन खुद पैदा किया था। और जैसा चरित्र सत्ता का होता है, आंदोलन का चरित्र भी उससे अछूता नहीं होता है। उसके खिलाफ लड़ते हुए उस चीजों को वो स्थापित भी करता है, नष्ट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन प्रभावित तो जरूर होता है। तो ऐसी स्थिति में दूसरी पीढ़ी का माओवादी और दूसरी पीढ़ी के जो सरकार थी, सत्ता थी, वो भी 14 में समाप्त होती है, और माओवादी का 26 में समाप्त होता है। तीसरी पीढ़ी के माओवादी एनसीसी, मैं पर्सनली एनसीसी को थैंक्स कहना चाहूंगा, इन्होंने जिस तरीके से सीमा आजाद जैसे भ्रष्ट और पतित और सेक्स फ्री वाले पतित लोगों के खिलाफ संघर्ष किया है, कर रहे हैं, लाजवाब है। अब तीसरी पीढ़ी का जो आंदोलन होता है आपको छात्र आंदोलन, उसको कॉकरोच कहा गया। यही कोर्ट, भारत सरकार की यही कोर्ट ने देश के युवाओं को कॉकरोच और पैरासाइट कहा था। मैंने कीड़े मकोड़े और परजीवी की संज्ञा देश के बेरोजगार युवाओं को दिया था। ये बेरोजगार युवा जो कि इसी व्यवस्था का पैदाइश है, इसी का नतीजा है, भुक्तभोगी है। परिणामतः लोग एकजुट हो गए और इस सरकार के खिलाफ
मुहिम में लग गए। 20 मार्च को संसद में प्रोटेस्ट था, जो आप सबने देखा किस तरह से भारत की पुलिस क्रूरतापूर्वक अनैतिक तरीके से युवाओं पर, छात्रों पर हमले किए, महिलाओं के ऊपर कड़ा प्रहार किया, उनके छाती पर बैठ करके उनको पीटा। कुछ पुलिस कर्मियों का जिक्र भी आया है जो महिला के प्राइवेट पार्ट में लाठी से प्रहार करता हुआ दिख रहा है। ऐसी अनैतिक पुलिस भी है इस व्यवस्था के पास। इसके जवाब में अगले दिन से जो प्रोटेस्ट शुरू होता है भारत में छात्रों युवाओं का, वह ज्यादा ही क्रिएटिव होता है। गाली को जो शासक वर्ग का अच्छा हथियार है, नरेंद्र मोदी खुद बोलता है कि मैं रोज 2 किलो 3 किलो गालियां रोज खाता हूं। अश्लील गालियां देता हुआ यह भारत का शासक वर्ग की गालियों का जैन जी, जिसको युवा कहा गया है, इन्होंने आंदोलन को नए क्रिएटिव तरीके से ढाला, जिसकी कुछ नारे स्लोगन आपने सब सबको देखा होगा, जिसको लेकर के आज भारत के अंदर कुछ गधे लोग या कुछ संघी मिजाज लोग सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं कि गाली देना नहीं चाहिए था, या फिर मोदी का ना सही प्रधानमंत्री पद की गरिमा का तो ख्याल रखता। ऐसे पतित लोगों को कहना यही था कि ये लोग जो खुद पतित है वो किसी पद को, गरिमा को गिराने का ही काम करते हैं। बहरहाल जैन जी जब आंदोलन को जिस तरह से नेतृत्व दिया और गालियों का जिस तरह से क्रिएटिव तरीके से उसका इस्तेमाल किया, यह दिखाता है कि शासक वर्ग अपना शत्रु खुद चुनता है। छात्र क्रिएटिव तरीके से इसका जवाब दिए और इससे ठर्राया हुआ शासक वर्ग आज तक कांप रहा है। माओवादियों की तीसरी पीढ़ी की एनसीसी कमेटी भी इतना ही अधिक क्रिएटिव है। अगर आप छात्र आंदोलन के नेतृत्व को देख लें, अगर ये जनता के प्रतिरोध को देख लें अगर आप, और माओवादियों की नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी एनसीसी को देख लें आप अगर, तो आपको आश्चर्य लगेगा कितनी बड़ी समानता है। माओवादियों की एनसीसी कमेटी जिस तरीके से प्रक्रियावादियों पर, सेक्स फ्री की सोच वाले सीमा आजाद जैसे फायरों पर इस तरीके से क्रिएटिव अंदाज में अटैक किया है, यह पिछले माओवादियों से तुलना नहीं की जा सकती है। पिछले माओवादी जो दो पीढ़ी थे उससे आप तुलना नहीं कर सकते हैं इसी नई पीढ़ी के माओवादियों के साथ, जो कि इन तमाम चीजों पर आक्रामक तरीके से अख्तियार कर रहे हैं अपना स्टैंड। ये एक बहुत ही तीसरी पीढ़ी के माओवादियों का आप नेतृत्व क्षमता को आप इस रूप में भी आंक सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर माओवादियों की दूसरी पीढ़ी जो लगभग 46 साल तक आंदोलन को टिकाए रखा है देश के अंदर में, अगर हम एनसीसी की बात करें तो ये अगर क्रांति सफल ना भी कर पाए अगर, तो भी भारत के अंदर बहुत बड़ा बदलाव ले आएंगे, क्योंकि इनका जो नेतृत्व है वह बिल्कुल नई पीढ़ी का नेतृत्व है। और शासक वर्ग जैसा मैंने कहा आपको शत्रु अपना खुद चुनता है, तो यह नेतृत्व ज्यादा मजबूती के साथ, ज्यादा आक्रामक और टिट फॉर टैट के अंदाज में बात करने वाला नेतृत्व है, जो कि मैंने बताया था लेनिन के अंदर में जो एक साथ तीनों काल मौजूद था। दुर्भाग्य से भारत में यह काल लंबा चला, 3 पीढ़ियों का अंतराल लिया। एक पीढ़ी में समेटा जाने वाला लेनिन का नेतृत्व भारत में 3 काल में बट गया, 3 पीढ़ियों में बट गया। एनसीसी कमेटी का जो नया नेतृत्व है, जो यूं कहें माओवादियों का जो नया नेतृत्व है, यह ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, ज्यादा आक्रामक, ज्यादा सैद्धांतिक और चीजों को आम लोगों के बीच में ले जाने वाला सफल नेतृत्व पर भारत के इतिहास में देखा जाएगा, या कहें कि भारत के माओवादी आंदोलन के इतिहास में देखा जाएगा। ये शासक वर्ग के लिए सबसे बड़ी चुनौती पैदा करेगा। और यह एनसीसी कमेटी अगर ये नेतृत्व तीसरी पीढ़ी का रहा अगर, और
आगे बढ़ता रहा, इसको हराना भारत सरकार के लिए आसान नहीं होगा। मुझे लगता है कि अगर ये एनसीसी कमेटी कहीं जैसे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के पूरी ब्यूरो तैयार हो जाती अगर है, या इसका नेतृत्व तैयार हो जाता अगर है, तो ये आंदोलन को अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचा सकते हैं। और उनका जो सपना था हर देश के युवाओं को रोजगार देने का, हर देश के युवाओं को फ्री शिक्षा, फ्री हेल्थ, फ्री राइट टू मतलब जीने का अधिकार, और तमाम समस्याओं जिसकी बात माओवादी करते रहे हैं अपने संविधान में या फिर जनता सरकार के उन संविधानों में दिखता है, उनमें तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि माओवादियों की तीसरी पीढ़ी ज्यादा कामयाब होगी, क्योंकि भारत सरकार की जो पतित अनैतिक सत्ता है, इसके खिलाफ लड़ने के लिए क्रिएटिव अंदाज वाले नेतृत्व की ही जरूरत होगी। प्रभात कुमार जो कि साला शब्द का इस्तेमाल करने पर काफी आत्मग्लानि हो रहे थे, काफी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, उसको हटाने की बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहे थे मुझसे, वह नेतृत्व 26 में समाप्त हो गया। भारत सरकार के लिए अब यह नेतृत्व ज्यादा खतरनाक साबित होगा, क्योंकि आपने देखा इसका जो छात्र मूवमेंट होता है पेपर लीक के सवाल पर, यह नेतृत्व कितना ज्यादा आक्रामक था, और गालियों का इस्तेमाल भी क्रिएटिव तरीके से कैसे किया जा सकता है, इसको इसने शानदार तरीके से देश को और दुनिया को सिखाया था, बताया था। सीपीआई माओवादी की एनसीसी कमेटी भी इतना ही अधिक क्रिएटिव है, इतना ही अधिक ऊर्जावान है, इतना ही अधिक वह नैतिकवान और सैद्धांतिक तौर पर प्रधान कट्टरता के साथ ये कट्टरता करना सही नहीं होगा, सैद्धांतिक तौर पर ज्यादा मजबूत है। ये माओवादियों का कालखंड है। जिस तरीके से आपको एक गिरोह खड़ा हुआ था पूरा वेणुगोपाल राव से लेकर के और सीमा आजाद तक था, इस गिरोह के अंतर्वाद को खिलाफ जिस तरह से एनसीसी कमेटी डट गई है, लड़ रही है, यह भारत के माओवादियों के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय में लिखा जाने वाला कालखंड होगा। और ये कालखंड निश्चित तौर पर अगर चलता रहा तो भारत में नए बदलाव की शुरुआत करेगा। हालांकि सीपीआई माओवादी एनसीसी कमेटी ने जिस तरीके से अपने अवसरवादियों को जो माओवादी के अंदर घुसे हुए थे और अपना हाल बचाने के लिए वसूली का एजेंट बन गए थे, फ्री सेक्स की वकालत करते थे, ऐसे लोगों के खिलाफ खुला आंदोलन चलाना ही जरूरी होता है। उसके खिलाफ छुप छुप करके या गोपनीय पत्र जारी करके इस समस्या को हल नहीं कर सकते हैं। इस बात को एनसीसी कमेटी ने साफ तौर पर समझा है और उस तरीके के उन्होंने अख्तियार भी तरीका किया है। यही कारण है कि सीपीआई माओवादी की तीसरी कमेटी के तीसरी पीढ़ी के जो लोग नेतृत्व निकल के आए हैं, ये दूसरी पीढ़ी से ज्यादा भारत सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होंगे, खतरनाक होंगे। और जब अगर हुआ अगर तो नेतृत्व में सरकार भी ये बना सकते हैं, जिसकी आकांक्षा दूसरी पीढ़ी और पहली पीढ़ी की माओवादी करते करते मर गए, समाप्त हो गए। तीसरी पीढ़ी के लोग इस जीत को जरूर बुलंदी की ओर ले जाएंगे, क्योंकि भारत सरकार के पास ना तो नैतिकता बची है, नैतिकता है, ना ही इसके पुलिस तंत्र के अंदर में कहीं नैतिकता है। ये अनैतिक लोग चाहे सरकार में हो चाहे पुलिस तंत्र में हो, उतना ही नृशंस, उतना ही निर्मम और उससे ज्यादा अश्लील लोग हैं। इसके खिलाफ लड़ने का तरीका सिर्फ जैन जी जैसे लोग कर सकते हैं, सीपीआई माओवादी की एनसीसी कमेटी जैसे नेतृत्व कर सकता है। और ये पूरी वस्तुगत हालात है। मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी माओवादी आंदोलन का अंत नहीं है, बल्कि माओवादी आंदोलन के तीसरे पीढ़ी के नेतृत्व का उदय है। और यह उदय क्या रंग खिलाएगा, यह देखने की बात होगी। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। चैनल देख के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।